डेट है आज 12 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डॉक्टर तीजन बाई एट गोल प्रोग्राम। देखो एक गोल प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो ट्राइबल पीपल है वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन टारगेट है। तो जो तीजन बाई हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस गोल प्रोग्राम में। ये तीजन बाई देखो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मा भूषण पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। और ये सेलिब्रेटेड पांडावानी फोक सिंगर हैं, पांडावानी सॉन्ग होते हैं उनको गाती हैं ये है तीजन बाई, आप देख सकते हो इमेज में। ये गोल प्रोग्राम क्या है? गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और इसमें देखो इसका टारगेट ये है जो ट्राइबल यूथ हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्किल्स प्रोवाइड करनी है डिजिटली उन्हें, ताकि वो उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और उनका जीवन यापन चल सके, ताकि उन्हें जॉब मिल सके। ये प्रोग्राम देखो 5000 जो ट्राइबल यूथ्स हैं उनको अपस्किल करेगा और एम्पावर करेगा नेक्स्ट 5 ईयर में। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको ट्रेनिंग देगा डिजिटली, इंटरनेट के जरिए। वो उन्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस की ट्रेनिंग देगा, या फिर मान लो वो अपना सामान बेचना चाहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी कि जो ट्राइबल यूथ हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम में, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और सोसाइटी का जो ट्राइबल सोसाइटी है उसका अपलिफ्टमेंट हो सके। नेक्स्ट प्रोग्राम है अपना, प्रोग्राम नहीं टॉपिक, थर्ड इंडिया यूके एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग। देखो ये थर्ड प्रोग्राम हुआ है, थर्ड मीटिंग हुई है एक तरह से इंडिया और यूके की। ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है, एक एग्रीमेंट है। किस किस के बीच में है ये पार्टनरशिप? इंडिया और यूके के बीच में, एनर्जी की ग्रोथ के लिए। एनर्जी का मतलब बिजली, बिजली बनानी है भाई साहब। किससे? देखो अभी तक जो ज़्यादा बिजली बनाई जाती है हमारे इंडिया में भी कोल से बनाई जाती है। कोल मतलब कोयला, थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे कोयला यूज होता है बिजली बनाने के लिए। लेकिन इससे क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन इमिशन होता है इन्वायरमेंट में, ग्रीन हाउस गैसेज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है फिर। तो ये सारे आपको इफेक्ट पता है ग्लोबल वार्मिंग के फिर क्या इफेक्ट हैं। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब जो फॉसिल फ्यूल है उससे हमें ट्रांजिशन होना, यानी कि दूसरी जगह पे जाना। कहाँ पे? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी? जैसे सोलर एनर्जी, मतलब सूरज से जो बिजली बनती है वो हम यूज करें, ऑफशोर विंड स्टोरेज करें, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन करें, अल्टरनेटिव कोई फ्यूल और हम तलाश करें, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया। तो इसमें कॉपरेशन, बायलेटरल कॉपरेशन बढ़ाना है। ये लास्ट 2 ईयर से चल रहा है, ये यूके और इंडिया के बीच में। अभी 2030 तक का रोड मैप तैयार किया है इंडिया और यूके ने। वर्चुअल समिट हुआ है, यानी कि इंटरनेट में मीटिंग हुई है दोनों कंट्रीज़ की। तो यहाँ एक फॉरवर्ड एक्शन प्लान बनाया गया है कि पावर और क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी रिसर्चर, जो भी एक दूसरे की कंट्री में कोई मान लो रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा, कोई भी इनोवेशन होगी, एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे वो। स्मार्ट ग्रिड के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन्हें चार्ज करना पड़ता है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाने के लिए उनमें नई इनोवेशन कोई होगी तो एक दूसरी कंट्री के बीच में ये शेयर करेंगे। बैटरी स्टोरेज के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ज़्यादा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट करें, इसमें ये चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब ही है इसमें, दोनों कंट्री ने ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पावर सेक्टर में ये अभी पार्टनरशिप की है और इसकी थर्ड एडिशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्पेस एसोसिएशन। ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन अभी देखो 11 अक्टूबर को ही लॉन्च किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ये क्या है इंडियन स्पेस एसोसिएशन? देखो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की जो स्पेस और सैटेलाइट कंपनी है, मान लो स्पेस के लिए कोई इक्विपमेंट बनाती हैं, सैटेलाइट जैसे टेस्ट सैटेलाइट में यूज होने वाले कोई इक्विपमेंट है, कोई यंत्र है, रॉकेट सिस्टम बनाती है या कुछ और बनाती है, इंजन बनाती है रॉकेट का, ऐसी कंपनियों का एसोसिएशन है ये। ऐसी इंडस्ट्रीज़ का एक साथ आई है, ग्रुप बना लिया एक तरह से। एसोसिएशन मतलब ग्रुप बना लिया, समूह, ये समूह बना दिया, इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए कलेक्टिव होगा ये। इसमें देखो सिर्फ प्राइवेट कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगी और कोई एजेंसी है सारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये हेल्प करेगा इंडिया को सेल्फ रिलायंट होने में, मतलब आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, या स्पेस में देखो जो भी मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है उसमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाए। हमारे इंडिया में जितनी भी स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमारे इंडिया में ही वो इनोवेशन हो, उनकी इंडिया में ही डेवलपमेंट हो, ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्यभट्ट अवार्ड।
आर्यभट्ट अवार्ड देखो अभी दिया गया है डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और देखो ये डीडीआरडी के भी सेक्रेटरी हैं। ये डीडीआरडी क्या है, देखो डीडीआरडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। तो ये डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं। और डीआरडीओ आप जानते हो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी हमारे डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, मान लो कोई रॉकेट बनाना है या कोई मतलब हेलीकॉप्टर बनाना है या कोई मान लो उनके लिए लड़ाकू विमान बनाने हैं या गन बनानी है, कुछ भी इक्विपमेंट जो मिलिट्री में यूज होते हैं उनके लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। इसकी बहुत सारी लैब है हमारे इंडिया में। डीआरडीओ का मेन जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो इसके ये चेयरमैन है डी सतीश रेड्डी। इनको दिया गया ये इस साल का आर्यभट्ट अवार्ड। इन्होंने देखो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट किए हैं एवियोनिक्स सेक्टर में, नेविगेशन के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशन बिल्डर की तरह समझे जाते हैं डॉक्टर रेड्डी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पोस्टल डे। देखो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड पोस्टल डे। ये देखो एनिवर्सरी है। इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाई गई थी 1874 में। तो उसके उपलक्ष्य में ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 अक्टूबर को हर साल ये वर्ल्ड पोस्टल डे। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। 1876 में जब ब्रिटिश राज हुआ करता था हमारे इंडिया पे, अंग्रेजों का रूल था, तो 1876 में ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को। मतलब इंडिया भी इसका मेंबर है, सदस्य है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एक संस्था है जो पोस्टल के बारे में मतलब कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट है कोई भी है उसके बारे में प्रमोट करना। ये जो पर्पज इसका है वर्ल्ड पोस्ट डे का पर्पज यही है, उद्देश्य है कि अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है लोगों में, ताकि जो पोस्टल सेक्टर की इंपोर्टेंस के बारे में, रोल के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ये इसका मेन मकसद होता है वर्ल्ड पोस्टल डे को मनाने का। इस साल की जो थीम है वो है वर्ल्ड पोस्टल डे की इनोवेट टू रिकवर, ये इस साल की थीम है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट पीएम वानी प्रोजेक्ट लॉन्च इन कुरनूल। देखो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पहला प्राइम मिनिस्टर ने वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शॉर्ट फॉर्म है पीएम वानी प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया। इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया पीएम वानी का। इसमें देखो पब्लिक डेटा ऑफिस खोले हैं जो काम करेंगे पब्लिक कॉल ऑफिस का। इसमें यूज़र डेटा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सिटीजन को इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाएगी। इसमें देखो वाई डॉट एक ब्रांड नेम होगा इसका जो लॉन्च किया गया है, वाई डॉट। इसमें क्या है, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, लागू करेगी, वो एक कंपनी है टेस एंड टेरा टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी इस प्रोजेक्ट को, पीएम वानी को। देखो ये वाई डॉट याद रखना, ये ब्रांड नेम है वाई डॉट। देखो एक जैसे आपके घरों में वाईफाई का एक राउटर होगा, जैसे घरों में इंटरनेट लगे रहते हैं, या घरों में देखो ब्रॉडबैंड से इंटरनेट आता है केबल के जरिए, तो राउटर लग जाता है, तो इसी तरह का एक राउटर होगा ये वाई डॉट। और ये वाई डॉट नाम का जो ब्रांड नेम है इस तरह का, उस पर लिखा होगा पीएम वानी। पीएम वानी प्रोजेक्ट के अंदर, स्कीम के अंदर ये वाई डॉट नाम का एक मान लो राउटर होगा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो मान लो पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाती है ब्रॉडबैंड सर्विस, जो केबल के जरिए इंटरनेट लगाया जाता है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, बहुत महंगे होते हैं। मान लो 300 रुपये महीने या 400 रुपये महीने का मिनिमम प्लान होता है उनका इंटरनेट का। इसमें क्या है, कम रेट में प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेट वाईफाई नेटवर्क के जरिए। अपने फ़ोन का वाईफाई खोलो, लैपटॉप का वाईफाई खोलो और वाई डॉट से कनेक्ट कर लो और इंटरनेट चलाओ। ये देखो इसमें फ़ायदा होगा जो लोकल इंटरप्रेन्योर है, जैसे चाय वाला चाय की दुकान खोल लेता है, कोई किराना स्टोर है या कोई खाने की दुकान खोल लेता है, छोटी मोटी गोलगप्पे की दुकान है मान लो किसी की, तो वहाँ पे ये वाई डॉट नेटवर्क लगाए जा सकते हैं। छोटा सा राउटर होगा वो लगा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है, जैसे उस चाय वाले ने लगा लिया, अब उसको फ़ायदा ये है गवर्नमेंट से उसने स्कीम ले ली है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आप कहीं पे घूमने गए किसी शहर में, आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 400 रुपये महीने या 200 रुपये महीने का प्लान डलवाओ। आपको सिर्फ चाहिए कि 5 मिनट का काम है मेरा, या 10 मिनट का काम है, या 1 घंटे का काम है, तो आप इतनी देर के लिए इंटरनेट ले सकते हो। जैसे 1 घंटे के लिए लोगे तो उसकी बहुत कम फीस होगी, 2-3 रुपये, 4-5 रुपये, ऐसे 1 घंटे के लिए आपको इंटरनेट मिल जाएगा इतने रुपये में। तो इसका ये फ़ायदा होगा, यानी कि गरीब लोग भी इंटरनेट का लुफ्त उठा सकेंगे। तो ये पीएम जो वानी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये स्कीम देखो लार्ज स्केल पे वाईफाई हॉटस्पॉट को डिप्लॉय करने के लिए लाई गई थी, ताकि डिजिटल एक्सेस
प्रोवाइड किया जा सके, कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। देखो हर एक काम आजकल गवर्नमेंट का इंटरनेट के जरिए हो रहा है, तो लोगों में जब लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं होगी लोगों के पास, तो वो कहाँ से काम करेंगे हर एक चीज़, क्योंकि गाँवों में आपको पता है इंटरनेट होता नहीं है। जब ये देखो पीएम वाणी के जरिए ये इंटरनेट की फैसिलिटी देंगे तो लोग अपना काम इंटरनेट पर कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ये स्कीम है पीएम वाणी स्कीम, इसमें पब्लिक वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लो कॉस्ट पे। हर एक सिटीजन को कोई भी मान लो ले सकता है, कोई भी चला सकता है इंटरनेट, जिसको भी चलाना है। वाईफाई अवेलेबिलिटी इंप्रूव की जाएगी अपने इंडिया में वाईफाई नेटवर्क के जरिए। किराना स्टोर पे लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया, ये पब्लिक डेटा ऑफिस बना दिया, उसके जरिए दी जाएगी। और ये देखो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान है, उसी का पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट ये है 2022 तक ये मिलियंस ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट ये सेटअप किए जाएंगे। मिलियंस में होता है 10 लाख से भी ज़्यादा हॉटस्पॉट 2022 तक ये लगा दिए जाएंगे पीएम वाणी स्कीम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो ये पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट था, जैसे यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, बांध लगा दिया, वहाँ से बिजली बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट था कहाँ पे, केरल में था। केरल की थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रिवर है चलाकुडी रिवर बेसिन पे ये पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था 163 मेगावाट का, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया। कॉल्ड ऑफ का मतलब अभी रोक दिया, ये बिल्कुल वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया कि ये जो प्रपोजल रखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने का, अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, बंद कर दिया। ये चालाकुडी रिवर है, जो पेरियार रिवर है ना, केरल में आपने फेमस रिवर का नाम सुना होगा, पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर की ट्राइब्यूटरी है चालाकुडी रिवर। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ। जैसे पेरियार रिवर नदी बड़ी नदी है, इसमें कोई छोटी नदी आके मिल जाए, ये छोटी नदी है, ये बड़ी नदी है, तो ये छोटी नदी आके मिल गई तो ये छोटी नदी ये बड़ी नदी की ट्राइब्यूटरी हो जाएगी, तो ये सहायक नदी हो जाएगी। ये चालाकुडी रिवर हो जाएगी पेरियार रिवर की ट्राइब्यूटरी। ये तमिलनाडु से निकलती है, देखो चालाकुडी रिवर, और अनाईमलाई रीजन है वहाँ पे तमिलनाडु से निकलती है और केरल में आती है। ये डिसीजन क्यों लिया अभी बंद करने का, क्योंकि देखो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हीं के तरह के होते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। या ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, वहाँ पे ट्राइबल संगठन है, आदिवासी संगठन, उन्होंने इसका विरोध किया था, अपोज किया था कि ये यहाँ पे प्रोजेक्ट ना बनाया जाए क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ये नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ पे देखो एक कादर ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब एक जात है, ट्राइबल कम्युनिटी है, एसटी कैटेगरी के लोग, आदिवासी, कादर नाम है जाति का, उन्होंने भी देखो विरोध किया था इस प्रोजेक्ट का कि चालाकुडी रिवर बेसिन के आसपास ये प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप नहीं किया जाए। और देखो ये प्रोजेक्ट जो साइलेंट वैली है ना उसी के पास है। साइलेंट वैली तो सुना होगा आपने, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल की पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसी के अंदर है ये। और यहाँ पे देखो ये कुंठी रिवर भी फ्लो करती है, कुंठी रिवर। नेक्स्ट इसमें है देखो एक माधव गदगिल कमेटी बैठी थी, उसने रिपोर्ट दी थी वेस्टर्न घाट के लिए। वेस्टर्न घाट तो आप जानते हो कहाँ पे, ये अपना जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ गुजरात से लेके आपको पता है केरल तक ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं हमारी। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को बचाने के लिए कि इनको कैसे कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो माधव कमेटी बैठी थी और एक कस्तूरी रंगन कमेटी बैठी थी। तो देखो माधव गदगिल रिपोर्ट में भी ये बोला गया था जो अथीरापल्ली ये हाइडल प्रोजेक्ट है ये अनडिजायरेबल है, इसको गवर्नमेंट को नहीं आगे बनाना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी और टेक्निकल देखो जो इन्वायरमेंटल टेक्निकल और इकोनॉमिक ग्राउंड पे इसको बताया था कि ये अनडिजायरेबल है और इसका नुकसान ही होगा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो इसको नहीं बनाना चाहिए। कस्तूरी रंगन पैनल ने भी देखो रिकमेंड किया था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दोबारा से री एवोल्यूशन किया जाए, अभी नहीं बनाया जाए। तो कई सारे जो रिपोर्ट आई हैं उन्होंने भी विरोध किया और वहाँ की कम्युनिटी भी विरोध कर रही है, इसलिए केरल गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इराक इलेक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखो इराक में अभी समय से पहले इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि देखो 2019 में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया था, मास प्रोटेस्ट का मतलब है लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था और डिमांड रखी थी कि इलेक्शन कराया जाए इराक में। तो फर्स्ट टाइम देखो वोट होंगी यहाँ पे, क्योंकि इराकी प्रोटेस्टर ने डिमांड की है, तो यहाँ पे वोट की जाएगी और वोट न्यू इलेक्शन लॉ बनाया था अभी इराक में, उसके जरिए होगी, उस कानून के जरिए वोट होगी। ये इराक को देखो स्मॉलर कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड करता है नया इलेक्शन लॉ, जैसे हमारे इंडिया में स्मॉल कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है ना, एक डिस्ट्रिक्ट या दो डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, उसमें एक MP होता है या एक MLA होता है, ऐसे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है इराक में। और UN सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन है उसने देखो सहायता दे रहे हैं इसे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इराक में।
लगभग 600 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर होंगे इलेक्शन कराने के लिए इराक में। उनमें से 150 यूनाइटेड नेशन के ये ऑब्जर्वर होंगे, मतलब आदमी होंगे 150 जो इलेक्शन कराने में उनकी सहायता करेंगे इराक में। और देखो इराक में देखो फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक कार्ड वोटर के लिए इंट्रोड्यूस किया है। बायोमेट्रिक कार्ड जैसे आपका आधार कार्ड है ना, वो भी देखो एक बायोमेट्रिक कार्ड की तरह है। आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है ना, जैसे अंगूठा लिया जाता है, आपके उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, अंगूठे के फिंगर मतलब फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं आपके अंगूठे उंगलियों के निशान, और आपका रेटिना स्कैन किया जाता है, आंखों में जो आपकी रेटिना होता है वो स्कैन किया जाता है, तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ऐसे एक कार्ड दिया जाएगा वोटर को, बायोमेट्रिक कार्ड होगा। इसका फायदा देखो ये होगा, जो बोगस वोटिंग होती है ना, बोगस का मतलब फ्रॉड, जो एक एक आदमी आपने देखा होगा इलेक्शन में दो दो तीन तीन वोट कर देता है, वोट डाल देता है, डबल वोटिंग हो जाता है, तो ये अब नहीं हो सकेंगी, ये नहीं हो सकेंगी। तो इसका ये फायदा होगा। तो इस लाइन को आप यूज कर सकते हो आप मेंस के आंसर में। जैसे इलेक्शन के बारे में आ गया कि हम अपने इलेक्शन प्रोसेस में कैसे सुधार करें, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई साहब, हर 2-3 साल में एक बार जरूर पूछता है, आप उठा के देख लो, यूपीएससी क्यू क्वेश्चन हर 2-3 साल में आता है। तो इलेक्शन में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, तो इसमें आप दे सकते हो ये सुझाव कि इराकी सिस्टम की तरह बायोमेट्रिक कार्ड वोटर के लिए ये लाए जाएं, ताकि जो बोगस वोटिंग होती है या फ्रॉड वोटिंग होती है उसको रोका जा सके, डबल वोटिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिवर रांचिंग प्रोग्राम। देखो ये रिवर रांचिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। रांचिंग का मतलब होता है पालना। रिवर रांचिंग, रिवर में किसको पाल सकते हैं, मछलियों को, तो मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये 4 और स्टेट हैं, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। लगभग 3 लाख फिंगरलिंग्स इसमें रांच की जाएंगी 3 साइट पे उत्तर प्रदेश के आसपास। ये जैसे यूपी में देखो ब्रिज घाट है, टिगरी है, मेरठ है, और ये गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, इन एरियाज में देखो ये फिंगरलिंग्स 3 लाख फिंगरलिंग्स रांच की जाएंगी। रांच का मतलब पाली जाएंगी, और फिंगरलिंग्स का मतलब है फिश, जो छोटी फिश होती है ना, बीज ही होता है छोटा छोटा सा, बिल्कुल छोटा छोटा सा, तो वो फिश को बोलते हैं फिंगरलिंग्स। तो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा ये फिंगरलिंग्स यहाँ पे पाली जाएंगी। तो रिवर रांचिंग का मतलब हमने समझ लिया कि एक्वाकल्चर की एक फॉर्म है जिसमें फिश कैप्टिविटी में रखी जाती हैं। कैप्टिविटी का मतलब है कैद करके रखी जाती हैं। फर्स्ट स्टेज में फिश ये इस तरह से देखो पानी में ये कैद कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, और कैद करके रखी जाती हैं कैप्टिविटी में, और ये रिलीज की जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं, तब ये एडल्ट हो जाती है। मतलब जब ये बड़ी हो जाती है तो इनको निकाल लिया जाता है और बेच दिया जाता है, खाने के लिए किसी के लिए यूज कर लिया जाता है। और ये देखो ये रिटर्न करती हैं, पहले सी में जाती हैं, सी से आती हैं फ्रेश वाटर में, जहाँ पे ये इनका बर्थ प्लेस हो जाता है, जहाँ पे छोटी होती है वहीं पे आ जाती हैं। क्यों? अंडे देने के लिए आती हैं, स्पॉन करने के लिए, अंडे देने के लिए, ताकि इनकी और पॉपुलेशन बढ़ सके। तब इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है एडल्ट फिश को अंडे देने के बाद। इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। रिवर रांचिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, देखो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है हमारे इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया है ताकि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को, फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। इसमें प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इंप्लीमेंट कौन करता है इसको? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये हैदराबाद में स्थित है, ये इसको इंप्लीमेंट करता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। उसी के अंदर ये रिवर रांचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोग्राम की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी भाई साहब, देखो दिन पे दिन हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है। किस चीज़ की? प्रोटीन की। हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, और फिश देखो मछली एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और हमारी डाइट में तो प्रोटीन चाहिए भाई साहब। जो मान लो फिश नहीं खाते तो वो वैसे लेते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, या फिर चने वगैरह खाते हैं, दाल वगैरह खाते हैं, उनसे प्रोटीन मिलता है। और जो मांसाहारी हैं वो फिश खा सकते हैं। तो डिमांड की, फिश की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है ग्रेजुअली। तो सस्टेनेबल यूज हो इस फिश का, और कंजर्वेशन ऑफ फिशरी रिसोर्सेज का, इसको प्रमोट करने के लिए ये रिवर रांचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में देखो सस्टेनेबल फिशरीज को अचीव किया जाएगा और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा। जो फिशरीज की इकोसिस्टम सर्विस है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, और इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट हो। कैसे? जो अगर रिवर रांचिंग प्रोग्राम में फिश ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी, जो लोग फिश उगाते हैं उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, उनकी लाइवलीहुड सिक्योर होगी, उनकी इनकम जनरेट होगी उनके लिए, और इनकम बढ़ेगी, यानी कि उनकी आय बढ़ेगी। तो ये ट्रेडिशनल फिशरी है उसका भी अपग्रेडेशन किया जाएगा इसमें। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? देखो स्कीम क्या है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च की थी ये 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगी। 5 साल के लिए स्कीम है। 20,050 करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने, और आत्मनिर्भर भारत है जो हमारा, उसी का पार्ट है ये। इसमें देखो जो बेनिफिशियरी हैं, जो
एक्टिविटी प्रमोट की जाएंगी, मैरीन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, ये सब प्रमोट किया जाएगा। इनलैंड फिशरी का मतलब है, देखो एक फिश प्रोडक्शन होता है समुद्र के अंदर और एक होता है इनलैंड, जो हमारी इंडिया की लैंड है उसके अंदर, मान लो रिवर में हो रहा है, झील में हो रहा है, हम फिश उगा रहे हैं, मतलब फिश को कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये इनलैंड फिशरीज बोला जाता है उसको। और मैरीन फिशरी जो समुद्र में, और एक्वाकल्चर में सब आ जाता है। फिश के साथ साथ मान लो एक्वाकल्चर, पानी में कोई पेड़ पौधे उगा रहे हैं, ऐसे वो घास उगा रहे हैं, सीवीड उगा रहे हैं, सब ये एक्वाकल्चर में आता है। ये देखो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बोल लो या एरिया बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि जिस एरिया के लिए जो फिश सूटेबल है, जो एक्वाकल्चर वहाँ पे सूटेबल है, उसको वहाँ पे फोकस किया जाएगा, उसको ही प्रमोट किया जाएगा। इसका टारगेट और एम क्या है, लक्ष्य क्या है स्कीम का, देखो 2024-25 तक फिश का प्रोडक्शन है जो हमारे इंडिया में 17 लाख टन एडिशनल बढ़ा देना है। मतलब जितना अभी फिश प्रोडक्शन होता है, जितनी अभी फिश मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जितनी फिश हमारे यहाँ पे उगाई जाती है एक तरह से, तो 70 लाख टन ज़्यादा और फिश यहाँ पे पैदा की जाएंगी, जो 2024-25 तक आते आते लगभग फिशरीज एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसकी अर्निंग इंक्रीज की जाएगी 1 लाख करोड़ तक। इसमें जो फिश फार्मर है, ऐसे किसान जो फिश के पे ही उनकी लाइवलीहुड डिपेंड है, उनकी इनकम डबल की जाएगी। और इसमें देखो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, ऐसा होता है फिशरीज, देखो आपने समुद्र से निकाल लिया, पानी से निकाल ली और फिर बेचने के लिए ले जाए, लेकिन वो लॉस हो जाता है, बहुत सारी फिश खराब हो जाती हैं या सड़ जाती हैं, तो ये लॉस भी जो होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसको अभी जो 20 से 25% लॉस होता है, नुकसान हो जाता है, उसको 10% तक करना है। और इसमें एडिशनल 50 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, रोजगार जनरेट करने हैं भाई साहब लोगों के लिए। नेक्स्ट है नासाज लूसी मिशन। ये लूसी मिशन भेजा नासा ने। नासा आप सब लोग जानते हो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एजेंसी है अमेरिका की, स्पेस एजेंसी, सैटेलाइट वगैरह भेजती है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है स्पेस एजेंसी, ऐसी नासा है अमेरिका की। ये लूसी मिशन ये भेजा, देखो सैटेलाइट वगैरह ये भेजा है, कहाँ पे, जुपिटर का एक एस्टेरॉइड है, देखो जुपिटर के पास है एस्टेरॉइड, जुपिटर आप जानते हो बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं जुपिटर, ये वहाँ पे भेजा है। ये लूसी मिशन लॉन्च किया है, नेक्स्ट वीक लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया, नेक्स्ट वीक में लॉन्च किया जाएगा। ये देखो जो जर्नी है इसकी एस्टेरॉइड पे जाएगा, और जो ये क्या है, जो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको यूज करेगा। लूसी मिशन के और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं, और क्या फ़ायदा होगा इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है। देखो नासा का ये फर्स्ट मिशन है जो जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करेगा, कि वहाँ पे खोजेगा भाई साहब, देखेगा कि वहाँ पे कैसी चट्टानें, कैसी रॉक्स हैं, वहाँ पे सिस्टम कैसा है, ये सब कुछ सर्वे की जाएगी इस मिशन के जरिए। ये सोलर पावर्ड मिशन है, मतलब एनर्जी सोलर पावर्ड, सोलर पैनल लगे हुए हैं इसमें, आपने ध्यान दिया होगा, ये देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं इसमें, सोलर पैनल इधर उधर, सोलर पैनल के जरिए इसको एनर्जी मिलेगी, बिजली मिलेगी। और इसमें देखो लगभग 12 साल का ये मिशन है, और इसमें जो यंग सोलर सिस्टम है हमारा, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी इसके जरिए। इसका टारगेट देखो यही है कि जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है, और यहाँ पे देखो आसपास 7 और ऐसे एस्टेरॉइड हैं, एस्टेरॉइड मतलब रॉकी बॉडी है एक एस्टेरॉइड, ये लगभग मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। ये देखो इसमें देखो आप, ये हमारा सन है, सन के चारों ओर बहुत सारे ये 8 ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, और मार्स के बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता सन मतलब सैटर्न मतलब शनि ग्रह, और फिर आता है आपका यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो हमारा जो मार्स और जुपिटर के बीच में देखो ये बेल्ट दिखाई दे रही है, ये बेल्ट है एस्टेरॉइड की, ये एस्टेरॉइड है, बहुत सारे एस्टेरॉइड घूम रहे हैं इधर उधर। ये जुपिटर के पास ही देखो, ये यहाँ पे ट्रेजन और एस्टेरॉइड है, ट्रोजन, यहाँ पे बहुत सारे और भी एस्टेरॉइड हैं। ये लगभग 8 एस्टेरॉइड के बारे में स्टडी करेगा, और ये देखेगा कि ये सैटेलाइट जो रिंग है ये कैसे ओरिजिन हुआ, इसका कैसे बनी, ये देखेंगे। तो इससे देखो ये फ़ायदा होगा, जो हमारा ये समझ सकेंगे कि ये अभी यंग बॉडी है, कि हमारी जो पृथ्वी बनी थी, हमारा जो यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ था कैसे हुआ होगा, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे इस एस्टेरॉइड की स्टडी करके। इसमें जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है, ऐसा माना जा रहा है इसमें सेम मटेरियल है जो 4 बिलियन ईयर एगो, लगभग 4 बिलियन ईयर एगो हमारे सोलर सिस्टम का जो मटेरियल था, अभी इसमें सेम मटेरियल है ट्रोजन एस्टेरॉइड में। तो इस मटेरियल जो भी यहाँ पे चट्टाने, मिट्टी कुछ भी मिलती है, इसका स्टडी करके पता लगाएंगे कि अर्थ कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे जीवन संभव हुआ, ये सब की जानकारी जुटाते हैं इसमें। तो यही थे आज के टॉपिक।